स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक बयान आता है सर संघचालक मोहन भागवत का, उसके बाद देश की राजनीति में तमाम चर्चे होने लगते हैं। अब इसके बाद सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतर कई और ऐसे नेता जो हैं जो 75 साल के हो चुके हैं या होने वाले हैं कुछ सालों में, उनका भी रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है। क्योंकि बीजेपी में इतिहास रहा है कि 75 की उम्र पहुंचते हुए या 75 की उम्र पार करने के बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है सक्रिय राजनीति से। आपको कुछ ऐसे नाम भी बताएंगे और कुछ ऐसे नाम बताएंगे जो कि 75 की उम्र के होने वाले हैं। कुछ वो नाम बताएंगे जो 75-76 की उम्र में रिटायर कर दिए गए थे, और इस पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये चीजें बता देते हैं कि 75 की उम्र में कौन कौन नेता पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। 75 साल में क्या रिटायरमेंट लेंगे ये नेता बीजेपी के? 11 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 74 साल के हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 75 होने में 1 साल का वक्त। हेमा मालिनी 75 साल की हो चुकी हैं, अभी मथुरा से सांसद हैं। 71 साल के हो गए हैं हरियाणा के पूर्व सीएम और सांसद मनोहर लाल खट्टर। अब बताते हैं आपको कि किस तरीके से जो ये नाम हमने गिनाए ये सब अब क्या रिटायर होंगे, इस पर सवाल है। अब उन नामों को जान लीजिए जो 75 की उम्र में रिटायर हो गए थे या 75 पहुंचते हुए या 75 पार करते ही। लालकृष्ण आडवाणी 2014 के बाद सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2019 में उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया। मुरली मनोहर जोशी अटल आडवाणी के दौर के ही एक बड़े नेता, वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी को भी 75 साल में 2014 के बाद सक्रिय राजनीति से हटा दिया गया। उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया। 2019 में कानपुर से उनका टिकट काट दिया गया। जसवंत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को 75 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति से हटाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव वो जीत नहीं सके, हार गए। तो सुमित्रा महाजन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर से सांसद सुमित्रा महाजन को 2019 में 75 साल पूरा होने पर लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया और उन्हें भी सक्रिय राजनीति से दूर किया गया। तो ये सुमित्रा महाजन भी एक रही है चेहरा। शांता कुमार, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भी 75 साल के बाद सक्रिय राजनीति से हटाया गया। 2014 के बाद उन्हें चुनावी टिकट नहीं दिया गया, चुनाव नहीं लड़वाया गया और सक्रिय राजनीति से वो दूर कर दिए गए। कलराज मिश्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को 75 साल की उम्र में 2019 में लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया गया। हालांकि उन्हें बाद में राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त जरूर कर दिया गया। तो ये कुछ वो नाम रहे जिन्हें सक्रिय राजनीति से 75 साल की उम्र में रिटायर कर दिया गया। अब पंकज जी जो बात कह रहे हैं मोहन भागवत सरसंघचालक, उस बात पर अगर गौर किया जाए तो जो नाम मैं गिना रहा था, क्या उन सब की रिटायरमेंट की तारीख नजदीक है? ये नियम खुद मोदी, अमित शाह और संघ ने मिलकर तय किया था। किसी दूसरे को वो दोष नहीं दे सकते। लेकिन ये भी सच है कि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हेमा मालिनी के बारे में आपने कहा। लेकिन अपवाद किस आधार पे है? परफॉर्मेंस के आधार पे है। तो मुझे लगता है मोदी कंटिन्यू अभी करेंगे 75 साल के बाद भी। हाँ, लेकिन 75 साल के बाद कितना और लंबा कंटिन्यू करेंगे, इस बात का फैसला खुद मोदी को करना है। क्योंकि उन्हें अपने जाने से पहले माहौल और नेतृत्व दोनों तैयार करना है जी। एक और महत्वपूर्ण बयान आया है रोहित 2-3 दिन पहले, और वो बयान है अमित शाह का। एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से रिटायरमेंट के बाद जैविक खेती करूंगा। ये अमित शाह का बयान है। अचानक उसी दिन मेरे कान खड़े हुए थे कि अचानक अमित शाह रिटायरमेंट की बात क्यों करने लगे? उनकी तो उम्र भी नहीं हुई है उतनी, तो 60 के ही हैं। हाँ 60 के हैं, फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद मैं जैविक खेती करूंगा? और उसके बाद मोहन भागवत जी का बयान कि 75 साल अगर उम्र हो जाए तो आपको इशारा समझ लेना चाहिए, स्वतः ही चले जाइए कि चलिए हो गया आपका। मुझे लगता है कि अमित शाह और मोहन भागवत दोनों का बयान, और दोनों 2 दिन के अंतर पे दिया गया बयान, अकारण नहीं है। क्योंकि दोनों ऐसे व्यक्तित्व नहीं है कि जो हल्के में कुछ भी बोल कर निकल जाए। मुझे लगता है कि अगर मोदी को रिप्लेस करने की बात चली तो शायद अमित शाह भी संन्यास ले ले और वो जैविक खेती की ओर अग्रसर हो।
अच्छा। जो वो बता रहे हैं। और फिर से नए सिरे से देखिए, हमेशा बीजेपी जोड़ियों में चला करती है। जब से ये बने हैं तब से, अटल आडवाणी की जोड़ी हो जाए, मोदी अमित शाह की जोड़ी हो जाए, और एक जोड़ी अगर बिछुड़ जाता है, जैसे अटल जी का रिटायरमेंट के बाद आडवाणी नहीं सफल हुए, और अमित शाह ने तो पूरे मोदी जी के प्रति अपने आप को समर्पित कर रखा है। अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो अमित शाह कितने सफल होंगे, इस बात को लेकर क्वेश्चन मार्क है। तो वही अमित शाह के बयान के बाद मुझे इस तरह का कुछ एहसास हुआ था कि क्या ऐसा हो सकता है। अच्छा, क्योंकि अचानक ये रिटायरमेंट की बात क्यों कर गए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी सबसे सफलतम स्वयंसेवक हैं संघ के इतिहास के। इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की, जो पद लिए या जो काम किया, वो उसके आसपास भी शायद कोई दूसरा स्वयंसेवक नहीं हो। लेकिन हर स्वयंसेवक की यात्रा में एक विराम जरूर आता है, वो कभी भी आना है। आज मान लिया कि मोदी ना फैसला करे कि मुझे नहीं हटना है और मैं संघ संगठन से टकरा के भी रहूंगा, लेकिन कितना दिन तक रह सकेंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल, यही ना, बस इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा क्या रहेंगे? हाँ, 75 के बाद ज्यादा से ज्यादा वो, लेकिन वो 5 सालों में जब वो रिटायर होंगे तो इस 5 सालों का जवाब वो नहीं दे सकेंगे। जैसे जिन्ना वाले प्रकरण का आडवाणी को जवाब देते देते मतलब परेशान हो गए, वो नहीं दे सके। ठीक है, लेकिन अगर गरिमा के साथ अभी अगर वो कर देते हैं कि ठीक है 75 चूंकि मैं नहीं बनाया था तो मैं साल 2 साल और ले लेता हूं। केवल प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट पर बात नहीं, यहां पूरी बीजेपी की बात हो रही है और उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मोहन भागवत का बयान सुना देते हैं। उपचार को मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग तो ऐसा म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। आपकी आवाज। पंकज जी, केवल प्रधानमंत्री की बात नहीं है यहाँ पर, उस लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, जो कि अगले साल, नहीं कल ही उनका जन्मदिन था 10 जुलाई को, अगले साल वो इस वक्त 75 के हो चुके होंगे। फिर उस लिस्ट में हेमा मालिनी हैं, जो कि 75 की उम्र में सांसद हैं, और 3-4 साल बाद उसी उम्र पर होंगे मनोहर लाल खट्टर, जो अभी 70 पार कर चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता। तो क्या बीजेपी में यह बदलाव का दौर है अगला 3 या 4 साल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2 टर्म मोदी जी का पूरा हो चुका है, तीसरा टर्म चल रहा है, और यही वो टर्म है जिसमें ये सारे बदलाव होने हैं। पहला मुझे लगता है 2024 में चुनाव हुआ, उसके बाद 1.5 साल हो गया है। अब बदलाव को शुरुआत करने का वक्त आ गया है। 5 महीने बाद हो ये बदलाव, 6 महीने बाद हो, जो भी होना है, साल भर बाद हो, लेकिन ये ट्रांजिशनल फेज तो आना ही आना है। आपको याद होगा जब अटल आडवाणी दौर से निकलकर बीच का जो ट्रांजिशनल फेज था, उसमें बीजेपी की बुरी गति हुई थी, मतलब कि 2 लोकसभा चुनाव हारे थे। इस बार उससे सबक लेकर एक बात सीखा है कि स्मूथ ट्रांजिशन जब होगा ना, तो वो जो डाउनफॉल बीच में आता है उससे शायद हम बच सके। जैसे अटल जी का जाना और मोदी का आना के बीच में जो गैप था ना, वो बीजेपी के लिए और संघ परिवार के लिए कष्टदायक था। उससे सीख लेते हुए इस बार यह तय किया गया है कि 2 तरह के रिटायरमेंट होते हैं। एक सुनील गावस्कर की तरह होता है कि करियर के पिक पर, और दूसरा रिटायरमेंट कपिल देव की तरह होता है जब पूरा देश सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि इनका 434 विकेट कब पूरा होगा। झेलता है देश। मोदी झेल कर रिटायर नहीं होने वाले। वो जब तक रहेंगे अपने करियर के शीर्ष पे रहेंगे और स्वयं वो फैसला कर देंगे। लेकिन आपने कि अब मैं दूसरे जब ऐसी बातें थी उस वक्त, तो मुझे लगता है कि आपको अगली पीढ़ी भी देख रही थी कि कौन होगा। अगर आज शाह और मोदी के दौर में बात करें तो आपके सामने तो तमाम चेहरे हैं जो दिख रहे हैं कि आपके जाने के बाद वो लीड कर सकते हैं पार्टी को।
नहीं नहीं, एक बात जान जाइए, जो आज आपको दिख रहा है ना, वो जरूरी नहीं कि भविष्य में भी दिखे हैं। ये देखिए, मैं बार बार एक बोलता हूं कि थोड़ा सा बीजेपी आरएसएस का नेचर और बाकी पार्टियों का नेचर समझिए। आज 20 साल पहले बोल दिया जा सकता है कि कांग्रेस को अगर कोई लीड करेगा तो कोई गांधी परिवार ही करेगा, और वो सत्य भी साबित हो जाएगा। आरजेडी को, फारूक अब्दुल्ला के परिवार को, ये सब को लीड करेगा, हर किसी को पता है। लेकिन बीजेपी में कौन लीड करेगा 10 साल बाद, ये जोखिम भरा काम है, किसी हर पत्रकार को बचना चाहिए। देखिए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज जैसे ये नाम आप छोड़िएगा ना तो योगी जी का नाम आएगा। लेकिन जहां तक मेरी समझ है और मेरी पत्रकारिता की समझ है, फिलहाल तो योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे, अगले 4-5 सालों में तो बिल्कुल नहीं। भविष्य में अगर कुछ इस तरह का आश्चर्य हो जाए तो मुझे नहीं पता। और ये मैं किसी पूर्वाग्रह से या ऐसा नहीं कि मेरी पसंद या नापसंद के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, मैं परिस्थितियों का आकलन कर बोल रहा हूं। मोदी की सफलता में 3 बातों का बहुत बड़ा श्रेय है। एक तो मोदी जी ओबीसी हैं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ आएंगे, इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदलने की कोशिश की जाएगी, उनकी जाति को लेकर, उनके बैकग्राउंड को लेकर। लेकिन मोदी के सामने ये नहीं चल सका। लेकिन पंकज जी, बहुत बखूबी आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, 14 में जब प्रधानमंत्री आ रहे थे तब भी इस देश में एक नैरेटिव चलाया गया था और पूरी तरीके से यह कहा गया कि भारत दुनिया के देशों से कट जाएगा, खासकर खाड़ी देशों से, अरब देशों से, मुस्लिम देशों से अब उसके संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बन रहे हैं उनका और उनकी पार्टी का चेहरा यह है कि वो मुसलमानों के विरोधी हैं। लेकिन उस स्टीरियोटाइप को तो उन्होंने तोड़ कर रख दिया। आज सबसे अगर ज्यादा प्रिय प्रधानमंत्री हैं तो आप देखिए, खाड़ी देशों में है, तमाम मुस्लिम देशों में है, वंदे मातरम के साथ उनका स्वागत होता है कई देशों में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये ऐसी चीज है ना जो बीजेपी को सूट करती है। इस मुद्दे को लेकर जितना उस पर आक्रमण होगा, बीजेपी खुश होती है अंदर और वो निखरती चली जाती है। लेकिन जब जाति को लेकर हमला होता है तो बीजेपी को वो सूट नहीं करता है। तो क्या वो ये चीजें नहीं तोड़ पाएंगे अगर ये चीजें उनके खिलाफ चलाएगी या बीजेपी के खिलाफ चलाएगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मेरी राजनीतिक समझ कहती ये है कि जिस तरह राहुल गांधी ने जातिवाद को एजेंडा बना के रखा है, जैसे ही योगी आदित्यनाथ का चेहरा घोषित होगा, इस एजेंडे को और हवा देंगे और फिर वो एक उनकी जाति को लेकर और बाकी विमर्श बदला जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं सिर्फ। दूसरा कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रदेश से आते हैं, गुजरात से, जो रिसोर्सफुल प्रदेश था। एनआरआईज बहुत सारे हैं, उनके पीछे बैकअप, रिसोर्स बैकअप बहुत सा था, अमित शाह और बाकी बहुत सारे लोग हैं उनके वजह से। तो एक तो ओबीसी होना, दूसरा रिसोर्सफुल होना और तीसरा पुराना स्वयंसेवक होना। योगी आदित्यनाथ स्वयंसेवक नहीं है, वो आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं है। ये मेरी समझ है, भगवान करे कि मेरी समझ गलत साबित हो, लेकिन जो मैं समझता हूं कि फिलहाल की परिस्थिति में तो योगी आदित्यनाथ मुझे तो कम से कम प्रधानमंत्री बनते नहीं दिख रहे हैं। वो एक ऐसा चेहरा होगा जो संघ को और भाजपा चीज पर कि 2035-36 तक तो सीट खाली ही नहीं दिल्ली में, और बयान निशिकांत दुबे ने ऐसे ही नहीं दिया होगा, क्योंकि राजनीति में कहां से बातें आती हैं, किसके मुंह से निकलती हैं, ये बहुत मुश्किल होता है समझना। बाकी जो निशिकांत दुबे हवा का रुख भांप कर बयान दे रहे थे। बिल्कुल, और एक असली याद रखिए, एक असली राजनेता का यही सबसे प्लस पॉइंट होता है कि वो हवा का रुख भांप सके, वो समझ सके कि अब की बयार किधर बह रही है, तो वो राजनेता सफल होता है। वो रामविलास पासवान भी। एक बात और मैं बताऊं रोहित, एक बात और बताऊं आपको, इसका कुछ कुछ इशारा अगला जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ना उससे मिलेगा। बहुत कुछ तय होगा वहां जो व्यक्ति वहां से वहीं कहा जा रहा है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिवर्तन की शुरुआत ही वहीं से होनी है। परिवर्तन की शुरुआत ही वहीं से होनी है, अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलाव के साथ ही। मतलब शीर्ष से शुरुआत होगी बीजेपी में, अगर परिवर्तन होगा तब। बाकी ये जो नाम हम दिखा रहे हैं, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आखिरी टिप्पणी, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रिटायरमेंट ले रहे हैं फिर अगले साल? मुझे देखिए, दिल से ऐसा लगता है कि जितने 74-75 के ऊपर हैं और जो वर्तमान मोदी सरकार में हैं, 2029 के बाद शायद ये चेहरे नहीं दिखे, कुछ नए चेहरे दिखेंगे। मतलब अभी 4 साल हैं। और ऐसा नहीं हो कि ड्रास्टिक सब कुछ बदल दूंगा, नहीं, वो एक ट्रांजिशनल होगा, धीरे धीरे, स्लो, मध्यम गति से होगा और अंत में आएगा वो जाकर शीर्ष नेतृत्व तक, जिसके बारे में हम चर्चा करें मोदी। पहले नीचे की टीम धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी, तब वो अंत में, और बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन इस बार होगा।
और प्रैग्मेटिक वे में होगा। मैं आपको बताता हूं, जब मोदी जी को आना था 2013 में घोषणा हुई गोवा अधिवेशन में, उससे 1.5 साल पहले एक कुंभ हुआ था और कुंभ में एक संत ने कहा था कि मुझे एक स्वप्न आया है कि एक ऐसा फकीर जो घर छोड़कर त्याग कर निकल पड़ा है और वो अचानक भविष्यवाणी होती है और वो आके भारत के राजकाज को संभालता है। ये प्रभु की इच्छा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने स्वप्न के बारे में बता रहा हूं। वहां से इस तरह ये क्राफ्ट करना शुरू करते हैं और फिर देश में धीरे धीरे नैरेटिव बनाना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। देखिएगा आने वाले वक्त में कोई पर्सनालिटी ऐसा होगा जिसके आसपास एक इस तरह की कहानियां रची जाएगी, उसका क्रिएट किया जाएगा और तब पता चलेगा कि अरे बाप, इसी का तो देश इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। अटल जी के समय में पता था कि अगला कौन आने वाला है। वो तरीका है उनका, अपना तरीका है। राजनीति में नैरेटिव का खेल बहुत बड़ा होता है। फिलहाल जो सर संघचालक मोहन भागवत ने बात कही है, उसके बाद अब चर्चा तमाम हो रही है। क्या रिटायरमेंट बीजेपी में तमाम होने वाले हैं? ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को लेकर बात हो रही है, बल्कि बात यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उम्र को लेकर है, हेमा मालिनी की उम्र को लेकर है, और मनोहर लाल खट्टर भले ये भी 4 साल पीछे हैं। एक बात और, आखिरी बात रोहित, उनकी चर्चा है जी। रोहित आखिरी लाइन देखिए, मोह सबको होता है, कोई किसी पद पे हो वो त्यागना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि संन्यास लेना पड़ता है। राजा दशरथ को भी लेना पड़ा था, भगवान श्री राम को भी और कृष्ण को भी। बिल्कुल। अब उनसे बड़ी पर्सनालिटी तो कोई नहीं होगा, यही सत्य है। और बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।